सूरज अशोक के पास आता है और बताता है कि अब शगुन इस दुनिया में नहीं रही। तभी अशोक कहता है कि नहीं, ये खबर झूठी है, तुम कुछ भी कह रहे हो, शगुन कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकती। तभी सूरज कहता है कि हाँ, शगुन ने सुसाइड की है। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि नहीं, शगुन सुसाइड कभी नहीं करेगी, शायद इसके पीछे कोई राज होगा। तभी यहाँ पर मिहिर काफ़ी रोता है इस पेपर पर साइन करते वक्त, क्योंकि यहाँ पर शगुन की जो डेड बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए जाई गई होती है। अभिषेक उस कागजात पर मिहिर को साइन करने के लिए बताता है। तभी यहाँ पर अशोक घर पर आता है बल्ला हाउस में। तभी अशोक कहता है कि शगुन का जो डेड बॉडी है मैं लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर मिहिर कहता है कि अब तुम कैसे आ गए यहाँ पर, जब मेरी बहन जिंदा थी तब तुमने उसके पलट कर भी नहीं देखा, और तुमने कितना दुख दिया है मुझे पता है, और क्या मुंह उठाकर आए हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। तभी अशोक कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि इसके पीछे तो किसी और का हाथ है। जब शगुन ने सुसाइड किया था तब इशिता वहाँ पर थी, मुझे पता चला है, और इशिता ने ही शगुन का खून किया है। तभी मिहिर कहता है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तुम क्यों यहाँ पर आए हो, और तुम्हारी मेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं था, वो मेरी बहन थी। अभिषेक कहता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था मैं वहाँ मौजूद था, और तुम कैसे कह सकते हो कि इशिता ने ये सब कुछ किया है। तभी अशोक कहता है कि हाँ, मैं इस बात की तय तक जाऊंगा कि शगुन के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, और मैं सबको नहीं, मतलब सबको अंदर करके रहूंगा। अब अशोक यहाँ से चला जाता है और मिहिर काफ़ी रोता है। मिहिर कहता है कि जब तक मेरी बहन जिंदा थी तब तक मैंने उसकी कदर नहीं की, मैंने उसे भला बुरा कहा, सिर्फ ये मेरी वजह से हुआ है। मिहिर को समझाते और कहते हैं कि जो ये तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्यों अपने आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी यहाँ पर सारिका दोनों बच्चों को लेकर बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उन दोनों बच्चों को पता ना चले कि शगुन अब इस दुनिया में नहीं रही। तब यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि दोनों बच्चे के सर से माँ का छाया छीन चुका है। तभी यहाँ पर आदि और रूही सुन लेती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। आदि इस बात को सुनकर काफ़ी घबरा जाता है, और रूही भी। तभी यहाँ पर आदि इस बात को सुनकर, और ईशिमा रूही और आदि दोनों बच्चे चिल्ला कर कहते हैं कि क्या हुआ हमारी ईशिमा को, और आदि और रूही दोनों घर की तरफ भागने लगते हैं। सारिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर आदि और रूही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो भागते ही जाते हैं। और वही उन दोनों को लगता है कि इशिता को ही कुछ हुआ है। इशिता यहाँ पर उदास बैठी होती है, रोती है। यहाँ पर उसकी अम्मा और उसकी सास उसे समझाती है कि बेटा अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी, जाकर बाथरूम में चेंज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। तभी मिहिर अस्पताल से फ़ोन लगाता है इशिता के फ़ोन पर। यहाँ पर रमन की माँ फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या हुआ मिहिर, क्यों। तभी मिहिर कहता है कि यहाँ पर जो शगुन की डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हो चुका है, हम उसे घर ला सकते हैं क्या। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि हाँ, घर पर ही लाना सही होगा। यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि देखो समदन जी, मैं ये नहीं चाहती कि घर पर शगुन की डेड बॉडी घर पर आए, क्योंकि वो जवान थी, और जवान जब उसकी डेड हो जाती है तो आत्मा ऐसे ही घूमती है, और ये अब शगुन होगा। तभी यहाँ पर इशिता इस बात को सुनती है और मिहिर को कहती है कि मिहिर तुम शगुन को घर पर लेकर आओ, शगुन की सारी तैयारी मैं करूँगी। यहाँ पर तब तक रूही और आदि नीचे से ऊपर आ जाते हैं रोते हुए, और रमन को कहते हैं कि पापा इशिमा कहाँ है, इशिमा कहाँ है। तभी इशिता आती है। इशिता को रूही कहती है कि माँ, इशिमा आप तो ठीक ठाक हो ना। तभी यहाँ पर आदि और इशिता दोनों गले लग जाते हैं। पर यहाँ पर आदि कहता है कि नीचे तो लोग कह रहे थे कि इन बच्चों के सर से माँ का छाया छीन गया, आप तो अच्छी हो, फिर क्या हुआ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि शगुन इस दुनिया में नहीं रही है आदि। तभी आदि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, रूही भी काफ़ी रोने लगती है। रूही रूही और आदि दोनों काफ़ी रोने लगते हैं। यहाँ पर आदि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हुआ और कैसे हुई। यहाँ पर आदि कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने मेरी शगुन मम्मा को बुरा भला कहा था और उसके साथ रहने से मना कर दिया था, और उन्होंने काफ़ी हर्ट किया था मैंने, इसी वजह से वो हमें छोड़ के चली गई। इशिता कहती है कि नहीं आदि, ऐसे नहीं कहते, और तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है सब कुछ, तुम क्यों अपने आप पर ले रहे हो। तभी आदि कहता है कि नहीं इशिमा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, नहीं तो वो ऐसा नहीं करती। तभी यहाँ पर शगुन की जो डेड बॉडी होती है वो घर पे लाते हैं।
यहाँ पर इशिता जो ब्राह्मण होता है वो पंडित जी होता है वो कहते हैं कि एक सुहागन थी क्या। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, ये शगुन सुहागन थी, मेरे पति की एक्स वाइफ और मेरी बच्चों की माँ थी, तो मैं सारी उसे सुहागन की तरह सजाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर इशिता तभी शगुन मतलब इशिता की अम्मा और सास कहती है कि नहीं इशिता, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत बुरा होगा, अपशगुन होगा हमारे लिए। तभी इशिता अपने रूम में जाती है, लाल चुंदरी, कुछ गहने और सिंदूर की डिबिया निकालती है और शगुन को सजाने के लिए। तभी यहाँ पर शगुन को सारी रीति रिवाज से उसकी सेवा करती है और उसे लाल चुनरी, लाल पूरा श्रृंगार जो होता है दुल्हन का, वो पहनाती है। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि देखो समधन जी, ये बहुत अपशगुन हो रहा है और देखो ना, अब जवान जो लड़की मरती है उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी यहाँ पर शमशान में सब लोग आ जाते हैं। इशिता देखती है कि शगुन का हाथ बाहर आ चुका है, तो वो हाथ अंदर डालने के लिए जाती है। तभी इशिता का हाथ शगुन पकड़ लेती है। इशिता को एकदम से झटका लगता है, इशिता डर जाती है और पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मरा हुआ इंसान किसी का हाथ पकड़ सकता है। यहाँ पर इशिता अपने हाथ की तरफ देखती है। रमन उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ इशिता, तुम ऐसे चौंक क्यों गई। तभी इशिता कहती है कि रमन, तुम्हें पता है अभी अभी शगुन ने मेरा हाथ पकड़ा था। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हें कोई ये वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो पीछे हटो तुम। यहाँ पर इशिता बार बार कहती है कि नहीं रमन, सच में शगुन ने मेरा हाथ पकड़ा था। तभी यहाँ पर इशिता की माँ बहुत डर जाती है। आदि पूरे रीति रिवाज से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और रोता है। वहाँ पर खड़े खड़े वो रोता है और उसे याद आती है अपनी मम्मा की। यहाँ पर रमन इशिता को कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। इशिता कहती है कि नहीं, हम बाद में जाएंगे। इशिता देखती है कि उसके हाथ पे निशान पड़ चुके हैं। इशिता को एकदम से याद आता है कि कैसे हाथ पकड़ा था शगुन ने उसका, तो वो डर जाती है। काफ़ी डरने की वजह से वो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ था। जब यहाँ पर सारे घर चले जाते हैं, इशिता, रमन और इशिता की माँ और सास, ये चारों यहाँ पर ठहरे होते हैं। अब रात को इशिता को वही याद आता है कि कैसे शगुन ने ऊपर से छलांग मारी थी। वो सोते से उठ जाती है और रमन उससे पूछता है कि क्या हुआ इशिता। इशिता कहती है कि कुछ नहीं, मुझे पानी पीना है, तो मैं पानी लेकर आती हूँ। रमन अपने बेडरूम में होता है। इशिता जब पानी भर के आती है तो उसे रोने का आवाज़ आता है। कोई महिला थी जो रो रही है। एकदम से इशिता को शगुन का जो आत्मा है वो दिखाई देता है और वो जोर जोर से रोती है शगुन वहाँ पर बैठकर। इशिता एकदम से हैरानी से हाथ से पानी की बोतल नीचे गिरा देती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर रमन आता है और इशिता से पूछता है कि क्या हुआ इशिता। इशिता कहती है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। रमन उस तरफ देखता है पर रमन को कोई दिखाई नहीं देता, पर इशिता को वो जो बेटी होती है वहाँ पर रो रही होती है वो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। इशिता कहती है कि वो देखो यहाँ वहाँ पर बेटी है, कोई बैठा है और रो रहा है। तभी यहाँ पर इशिता इतना ही बोलकर बेहोश हो जाती है। तभी रमन इशिता को लेकर जाता है अपनी बेडरूम में। वहाँ पर रमन देखता है पर रमन को कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर इशिता को दिखाई देता है। यहाँ पर वो बैठी हुई है और रमन से कहती है। इशिता बेहोश हो जाती है। इतना कहने पर इशिता को वो बेडरूम में लेटा कर आता है। फिर से रमन वहाँ पर देखने के लिए लाइट चालू करता है और देखता है कि इशिता किसके बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर इशिता को क्या दिखाई दिया, इसकी वजह से इशिता बेहोश हो गई। जहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े थे कंगन के, वहाँ